इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे आर्ट साइड स्टूडेंट कैसे अपना संयमी जीवन व्यतीत करता है, आर्ट साइड स्टूडेंट कैसे अपने विषयों के पाठ्यक्रम को पूर्ण करता है, आर्ट साइड स्टूडेंट कैसे काल्पनिक समाज में रहते हुए भी महापुरुषों की विचारधारा को मस्तिष्क में लेकर सफलता की ओर बढ़ता है, आर्ट साइड स्टूडेंट कैसे एक बेहतर दिनचर्या को धारण करता है। इस चैनल के माध्यम से आर्ट साइड स्टूडेंट का जीवन बदलने वाला है। वंदे मातरम साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का चैप्टर 1, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो सर्वप्रथम हम आज के विषय में आज की कक्षा में समझ लेते हैं कि बहुत से विद्यार्थियों के मस्तिष्क में सवाल आते हैं कि हमारे इतिहास में ईसा पूर्व और ईसवी का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम इसको ये समझने का प्रयास करेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक हुए जिनका नाम ईसा मसीह रहा। ईसा मसीह का पुनर्जन्म 1 ईस्वी को माना जाता है। तो जो ईसा मसीह के पुनर्जन्म से पहले का जो समय है उसको हमने ईसा पूर्व का नाम दिया, जिसको हम अंग्रेजी में बीसी भी कहते हैं। और ईसा मसीह के पुनर्जन्म का जो बाद का समय है उसको हमने ईस्वी कहा, जिसे अंग्रेजी में एडी भी कहा जाता है। तो यदि हम सामान्य सरल भाषा में समझते हैं तो पुनर्जन्म के ईसा मसीह के पुनर्जन्म का जो पहले का समय है उसको हमने ईसा पूर्व कहा, और जो ईसा मसीह के पुनर्जन्म के बाद का समय है उसको हमने ईस्वी कहा। इसी के साथ हमारी ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर स्पष्ट होता है। अब इसके बाद हम लेखन कला और शहरी जीवन को समझते हैं। इसमें सर्वप्रथम बताया गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम समझने का इसमें प्रयास करेंगे। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो मेसोपोटामिया नाम है वो यूनानी भाषा का शब्द है और यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जो पहला शब्द है वो है मेसोस और दूसरा शब्द है पोटेमोस। तो इसी प्रकार मेसोस का अर्थ यहाँ पर मध्य है और पोटेमोस का अर्थ यहाँ पर नदी है। तो इसी प्रकार ये मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच का क्षेत्र हुआ। मेसोस का अर्थ मध्य और पोटेमोस का अर्थ नदी, यानी नदी के जो बीच का भाग है उसी को ही हमने मेसोपोटामिया कहा है। इसे अगले में हम देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया की क्या क्या स्थिति रही है। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की एक उपजाऊ भूमि थी। जो मेसोपोटामिया था वो दजला और फरात के बीच की उपजाऊ भूमि थी। दजला और फरात वहां पर 2 नदियां होती थी, तो उसी के बीच का स्थान होता था मेसोपोटामिया, और वह एक उपजाऊ भूमि थी। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत है, वर्तमान समय में जो हमें शहरी जीवन की शुरुआत देखने को मिलती है, ये सभी मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हुई है। इतिहासकार का ऐसा मानना है। मेसोपोटामिया वर्तमान समय में इराक का हिस्सा है। यदि हम मेसोपोटामिया को वर्तमान समय में देखते हैं तो वर्तमान समय में मेसोपोटामिया इराक का हिस्सा है। इराक का हिस्सा है। आप चित्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार ये दिखाया गया है हमारा। ये यहाँ पर दजला हो गई, और दजला और फरात उसके बीच का जो नदी जो बीच का स्थान है उसको हमने मेसोपोटामिया यहाँ पर कहा है। अब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की सभ्यता संपन्नता के लिए प्रसिद्ध है, शहरी जीवन के लिए प्रसिद्ध है, विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, गणित और खगोल विद्या के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रसिद्ध है। अब हम मेसोपोटामिया की भाषा की बात कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया में कौन सी भाषा कहां कहां पर हुआ करती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। सुमेरियन एक भाषा होती थी जिसे शॉर्ट फॉर्म में सुमेरी भाषा भी कहा जाता था। वर्तमान समय में यदि हम किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं निकनेम, तो उसी प्रकार से वहां पर सुमेरियन भाषा थी, उसी को शॉर्ट फॉर्म में सुमेरी भाषा बोला जाता था। तो सुमेरी भाषा सबसे पहले वहां पर बोली जाती थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में। 2400 बीसी, बीसी का अर्थ यहां पर बताया गया है ईसा पूर्व। 2400 ईसा पूर्व के आसपास वहां पर अगधी भाषा बोली जाने लगी। अगधी वहां पर एक भाषा होती थी, वो वहां पर बोली जाने लगी 2400 ईसा पूर्व के आसपास। 1400 बीसी के आसपास वहां पर एक अरामाइक भाषा होती थी। अरामाइक भाषा वहां पर बोली जाती थी 1400 बीसी यानी 1400 ईसा पूर्व के बीच। जो वहां पर अरामाइक भाषा थी वो हिब्रू से मिलती जुलती थी। हिब्रू भी वहां पर कोई भाषा होती थी, तो अरामाइक भाषा हिब्रू से मिलती जुलती भाषा हुआ करती थी। आप देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से दिखाई गई है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये सभी वहां पर भौगोलिक स्थिति उस समय की हुआ करती थी।
जो जो हमारा मेसोपोटामिया है, यह वर्तमान समय में इराक गणराज्य का हिस्सा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा इराक है वो मेसोपोटामिया इराक के हिस्से में आज उपस्थित है। तो इराक क्या है? इराक एक गणराज्य है। यहाँ पर इराक एक गणराज्य है। तो इराक की जो भौगोलिक विविधताओं से भरा एक देश है जो इराक है, वह भौगोलिक विविधता वहां पर बहुत सारी है। भौगोलिक माने वहां पर वर्षा भी होती है, वहां पर जलवायु परिवर्तन भी होता है, बहुत से ऐसे चेंजिंग वहां पर होते हैं, इसलिए हमने उसको भौगोलिक विविधता वाला देश कहा है। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कत कहा जाता था। जो उसके शहरीकृत भाग थे, यानी यहाँ जहां पर शहरीकरण होता था, जहां पर शहर बसते थे, उसे ही हमने सुमेर और अक्कत कहा है। बाद में इस भाग में बेबीलोन का प्रभाव पड़ा। बाद में वहां पर बेबीलोन का प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बेबीलोन ने अपने ही नाम से उस क्षेत्र का नाम रख दिया बेबीलोनिया। सामान्य सी बात है, यदि किसी भी देश विशेष का वहां पर प्रभाव पड़ता है तो वह अपने ही नाम से वहां पर चेंजिंग कर लेता है, बदलाव कर लेता है। उसी प्रकार बेबीलोन का प्रभाव इतना पड़ा कि उन्होंने उस क्षेत्र को बेबीलोनिया का नाम रख दिया। उसके बाद इसके उत्तरी भाग को असीरियाई कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। अब जो मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग था, वहां पर असीरियाओं का कब्जा हो गया था। असीरियाओं के कब्जा होने के बाद उसे असीरिया कहा जाने लगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ऊर, उरक और मारी जैसे शहर भी प्रसिद्ध है। वहां पर 3 शहर हुआ करते थे जो प्रसिद्ध है, ऊर, उरक और मारी। ऊर, उरक और मारी, ये 3 शहर वहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। कहां पर? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अब हम मेसोपोटामिया के पूर्व उत्तर भाग की बात कर लेते हैं। पूर्वी उत्तर भाग का यहां पर अर्थ है, यानी जो पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर की जो बीच की दिशा है उसको ही हमने पूर्वोत्तर नाम दिया है। तो पूर्वोत्तर भाग की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हरे भरे मैदान है, यहाँ वृक्ष से ढकी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ स्वच्छ झरने उपलब्ध है, यहाँ जंगली फूल है, यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ 7000 से 6000 बीसी यानी ईसा पूर्व 7000 से 6000 के बीच यहाँ पर खेती शुरू हुई। कहां पर? मेसोपोटामिया के पूर्वी उत्तर भाग में। अब हम मेसोपोटामिया की उत्तरी भाग की बात कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग कैसा दिखाई प्रतीत होता था। उत्तर में ऊंची भूमि पर स्टेपी घास के मैदान थे। स्टेपी का अर्थ यहां पर समतल से है। समतल घास के मैदान वहां पर होते थे, यानी बिल्कुल समतल, कोई भी वहां पर उबड़ खाबड़ ऊंच नीच नहीं होती थी। वहां पर केवल स्टेपी यानी समतल घास के मैदान होते थे मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में। यहां पर पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। यहां जानवरों के लिए सर्दियों की वर्षा के बाद चारा घास उपलब्ध हो जाता था। यानी मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में जब वर्षा हुआ करती थी, सर्दियों की वर्षा, तो वहां पर चारा उस घास उपलब्ध हो जाता था बड़ी मात्रा में। अब हम मेसोपोटामिया की पूर्वी भाग की बात करते हैं कि मेसोपोटामिया का पूर्वी भाग कैसा दिखाई प्रतीत होता था। दजला और उसकी सहायक नदियां ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का एक अच्छा साधन बनती थी। यहाँ पर जो दजला नदी है, एक दजला और उसकी सहायक नदियां ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का एक अच्छा साधन बनती थी। परिवहन का यहाँ पर अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक सुविधाजनक साधन या वाहन को ही हम परिवहन कहते हैं। तो सामान्य सी बात है, एक परिवहन का अच्छा साधन वहां पर बना करती थी दजला और इत्यादि नदियां। अब हम मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग देखते हैं। दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है। यहाँ पर सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगरों का उद्भव हुआ। दक्षिणी भाग में ही मेसोपोटामिया में सबसे पहले लेखन प्रणाली और नगरों का उद्भव हुआ। उपजाऊ भूमि यहाँ पर उपलब्ध है। जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग है वहां पर उपजाऊ भूमि सबसे ज्यादा उपलब्ध है। अब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के जानकारी के स्रोत देखते हैं। यहाँ पर सभ्यता की जानकारी के स्रोत से आप समझ सकते हैं कि जितनी भी हमारी सभ्यताएं होती है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उन सभी में जितनी भी कीमती चीजें हमको मिलती है, सबसे ऊपर इमारतें, उसके बाद औजार, उसके बाद मुद्रा, ये सभी सामान्य बातें हैं। तो इसी प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी ये सभी चीजें हमको मिली। मूर्तियां, आभूषण, इमारतें, कब्र, औजार, मुद्रा, मिट्टी की पट्टिकाएं और मंदिर, ये सभी वहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी के स्रोत हुआ करते थे। अब हम मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था देख लेते हैं कि उस समय की कृषि व्यवस्था कैसी हुआ करती थी मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय। जो मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग की भूमि बहुत उपजाऊ थी। यहाँ फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहती थी। इन धाराओं में बाढ़ आ जाने के कारण यह धाराएं सिंचाई की नहरों का काम किया करती थी।
जरूरत पड़ने पर गेहूं, जौ, मटर और मसूर के खेतों में सिंचाई की जाती थी। हम मेसोपोटामिया के पशुपालन की बात कर लेते हैं कि उस समय का पशुपालन किस प्रकार हुआ करता था। जो मेसोपोटामिया के लोग थे वे भेड़ और बकरियां पालते थे। सामान्य सी बात है, वे भेड़ और बकरियां पालेंगे जब भी तो वहां पर कृषि व्यवस्था उत्पन्न हो पाएगी। और यहाँ पर स्टेपी यानी घास के समतल मैदान के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदानों, पूर्वोत्तर यानी कि जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा है उसके हमने पूर्वोत्तर कहा है। तो पूर्वोत्तर मैदानों और पहाड़ों के ढालों में यह पशु पाले जाते थे, जिनसे मांस, दूध और ऊन प्राप्त होता था। सामान्य सी बात है, यदि हम किसी भी जानवर को पालते हैं, किसी भी जीव को पालते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ पदार्थ हमको प्राप्त हो गए। तो उसी प्रकार उनसे दूध, ऊन हमको प्राप्त होते थे। यहाँ नदियों में मछलियां उपलब्ध थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल यहाँ पर देते थे। अब आप सभी मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। इसमें दिखाया गया है इस प्रकार की लेखन वहां पर हुआ करती थी। ये जिस पर लिखा गया है, ये मिट्टी की पट्टिकाएं होती है। जिस पर ये लिखा गया है ये मिट्टी की पट्टिकाएं है, आप देख सकते हैं। ये मिट्टी की पट्टिकाएं वहां पर होती थी और इस प्रकार से वहां पर भाषा लिखी गई है। ये समझ में नहीं आ पा रही बिल्कुल। तो इस प्रकार की भाषा वहां पर होती थी। यहाँ के लोग लेखन कला जानते थे। लेखन के लिए यह लोग मिट्टी की पट्टी का इस्तेमाल करते थे। जो मैंने आपको अभी चित्र में दिखाई वही मिट्टी की पट्टिका हुआ करती थी। तो लेखन के लिए वहाँ के लोग मिट्टी की पट्टिका का इस्तेमाल किया करते थे। वर्तमान समय में हम पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध है, कॉपियां उपलब्ध है, उन पर हम नहीं लिखते, उन पर नहीं लिख सकते थे पहले के समय में, क्योंकि वे उपलब्ध नहीं थी। केवल मिट्टी की पट्टिकाएं वहां पर एकमात्र साधन थी लिखने का, उस पर ही वे लिखा करते थे। तो मिट्टी की पट्टी का इस्तेमाल करते थे। ध्वनि के लिए कीलाक्षर, कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। जो वहां पर ध्वनि थी, ध्वनि के लिए कीलाक्षर और कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग वहां पर चिन्ह प्रयोग होते थे। अब जो लेखन का इस्तेमाल था वो किस लिए किया जाता था वो हम सभी देखते हैं। जो लेखन का इस्तेमाल है वो हिसाब किताब रखने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी जो लेखन कला का हिसाब किताब है, हिसाब किताब जिस प्रकार हम आज वर्तमान समय में रखते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी व्यापार का हमें हिसाब किताब रखना पड़ता है, वो सभी चीजें पहले के समय में हुआ करती थी। भूमि के हस्तांतरण के लिए यानी भूमि को बेचने के लिए, भूमि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देने के लिए जो भी लेखन प्रणाली का प्रयोग होता था, उन सभी में भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्राप्त होती थी। राजाओं के कार्यों का वर्णन वहां पर किया जाता था। जो भी राजाओं का कार्य हुआ करता था उन सभी का वर्णन इसी लेखन प्रणाली के द्वारा किया जाता था। मेसोपोटामिया के लिपिक, लिपिक का यहाँ पर जो वर्तमान समय में हम लिपिक को क्लर्क बोलते हैं, जो कंप्यूटर पर काम करता है, उसको ही वहां पर लिपिक कहते थे। लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर, गीली पट्टी यानी जो गीली मिट्टी की पट्टी थी उस पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी ही कुशलता की आवश्यकता होती थी। अब देखिए यहाँ पर जब गीली मिट्टी पर वह लिपिक उसको लिखता था तो बड़े ही कुशलता से उसको लिखना पड़ता था, क्योंकि यदि वह गीली मिट्टी की पट्टिकाएं एक बार सूख जाती थी तो दोबारा उस पर नहीं लिखा जा सकता था, अर्थात उसको गीला होने से पहले ही उस पर लिखना पड़ता था। ये सब कुशलता के वहां पर कार्यवाही। और ये आप देख सकते हैं कि हम वर्तमान समय में कुछ भी चीज लिखते हैं कॉपी पर, कुछ भी शब्द लिखते हैं तो हमारा गलती भी हो जाता है, हम उसको कटिंग कर देते हैं। परंतु पहले के समय में ऐसा नहीं था। यदि कोई भी व्यक्ति पट्टी पर, पट्टिका पर लिखने पर कोई भी गलती कर देता था तो उसको दोबारा से वो सभी बनानी पड़ती थी मिट्टी की पट्टिका, जिसमें बहुत समय उसका व्यतीत हुआ करता था। अब हम लेखन कला का विकास यहाँ पर देखते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ। मेसोपोटामिया में जो मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई वो लगभग 3200 बीसी की है। बीसी का यहाँ पर अर्थ बताया है ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व की वह मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई थी। इन पट्टिकाओं में बैलों, मछलियों, रोटियों आदि के लगभग 5000 सूचियां मिली। यानी जो इन पट्टिकाओं पर चित्र बने हुए थे वे बैलों के, मछलियों के, रोटियों के आदि के, इन सभी के 5000 से अधिक चित्र वहां पर मिले। और जो वहां के दक्षिणी शहर उरक, उरक वहां पर कोई शहर हुआ करता था, उरक के अंदर एक मंदिर हुआ करता था। मंदिर में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होगी। जो वहां के दक्षिणी शहर के उरक के मंदिर में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की हुआ करती थी। लेखन कार्य संभवतः तभी शुरू हुआ होगा। यह माना जाता है कि लेखन कार्य संभवतः तभी शुरू हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब किताब रखने की आवश्यकता महसूस हुई होगी, क्योंकि इसमें बताया गया है शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। ऐसे में इसका हिसाब रखना काफी जरूरी हो गया था। यहाँ के लोग लेखन के लिए गीली मिट्टी की बनी पट्टिका का इस्तेमाल करते थे। आपको कभी बताया कि जो गीली मिट्टी की पट्टिका थी उसका इस्तेमाल किया करते थे, जिसे बाद में धूप में सुखाया जाता था, जिसे बाद में धूप में सुखाया जाता था। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो चुके थे।
जो वर्ण है वो कीलाकार हो चुके थे कब? 2600 ईसा पूर्व के आसपास। इस समय भाषा सुमेरियन भी अंत में थी। यहाँ शब्दकोश भी बनाया गया। जो वहां पर सबसे पहली भाषा थी मेसोपोटामिया में, सुमेरियन भाषा, वो भी अब अंत में थी। यहाँ शब्दकोश भी बनाया गया। अब हम मेसोपोटामिया की काल गणना की बात करते हैं कि मेसोपोटामिया की काल गणना किस प्रकार की हुआ करती थी। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन काल गणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा है। यानी हम कह सकते हैं जो मेसोपोटामिया है उसने ही सर्वप्रथम दुनिया को काल गणना और गणित के सूत्र और सिद्धांत दिए हैं, ऐसा मान्यता बताई जाती है। और 1800 बीसी के आसपास ऐसी कई पट्टिकाएं मिली है जिनमें गुणा और भाग की तालिका, वर्ग तथा वर्गमूल की जानकारी मिलती है। जो हमारा 1800 ईसा पूर्व था, जिसे हम बीसी भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो 1800 ईसा पूर्व के आसपास ऐसी कई पट्टिकाएं मिली जिनमें गुणा और भाग की तालिका, वर्ग तथा वर्गमूल की जानकारी मिलती थी। आश्चर्यचकित बात है कि 1800 बीसी 1800 ईसा पूर्व के आसपास हमें ऐसी पट्टिकाएं मिली थी जिसमें गुणा जो हम वर्तमान समय में देखते हैं, गुणा, भाग की तालिका, वर्ग तथा वर्गमूल जो हम आज के समय पर करते हैं वो सभी पहले के समय पर हुआ करते थे मेसोपोटामिया की सभ्यता में। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष का 12 महीने में विभाजन करना, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन करना, एक दिन का 24 घंटे में विभाजन करना, एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन करना। यानी जिस प्रकार हम वर्तमान समय एक वर्ष को 12 महीने में विभाजन करते हैं, एक घंटे को 60 मिनट में विभाजन करते हैं, एक महीने को 4 हफ्तों में विभाजन करते हैं, ये सभी काल गणनाएं मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हमको प्राप्त हुई है। जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा है, यह कल काल गणना हमें मेसोपोटामिया वासों से ही मिली है। अब जो मेसोपोटामिया के शहर की बात है, ये हम अब इतिहास का चैप्टर 1 के भाग 2 में समझाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं 11वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, आपके साथ इसी प्रकार निरंतर अध्ययन करता रहूँगा और अपना संयमी जीवन व्यतीत करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।